118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानु ताप यंत्र। भानु यानी सूर्य, यानी 118 साल पहले यहां के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए। भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र, ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने जिस भानुताप यंत्र का जिक्र किया उसे किसी कारोबारी ने नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ने बनाया था। वो वैज्ञानिक जिसके बारे में आपको इंटरनेट पर इक्का दुक्का आर्टिकल छोड़कर कुछ भी नहीं मिलता। उत्तराखंड के इस वैज्ञानिक ने तब सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला यंत्र बना लिया था जब देश और दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में मजबूती से सोचना भी शुरू नहीं किया था। यही नहीं, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सूर्य की किरणों से जुड़ा हुआ अपना प्रयोग इसके बाद ही किया था। दुनिया को पहली बार उत्तराखंड के इस वैज्ञानिक ने बताया था कि आप कैसे सूर्य की किरणों का इस्तेमाल अपने हक में कर सकते हैं। और ये वैज्ञानिक थे अल्मोड़ा के श्री कृष्ण जोशी। श्री कृष्ण जोशी को शायद इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस सवाल के जवाब में जो वजह बताई जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे सुदूर पहाड़ी इलाके के इस वैज्ञानिक ने ये सौर यंत्र भानुताप बनाया, कैसे ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ, और आखिर क्यों इतनी बड़ी खोज करने वाले वैज्ञानिक के बारे में इंटरनेट पर काफी सीमित जानकारी है, और साथ ही ना उत्तराखंड और ना ही भारत को ये वैज्ञानिक याद है। श्री कृष्ण जोशी के बारे में जानने से पहले उस खोज को जान लेते हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में उनका नाम हुआ था। आज भले ही बहुत कम लोग इस खोज के बारे में जानते हैं, लेकिन जब भानुताप के आविष्कार की बात दुनिया को पता चली थी तो देश और दुनिया के अखबारों ने इस खोज के बारे में खूब लिखा था और इसकी तारीफ की थी। 1 जनवरी 1897 का दिन था। श्री कृष्ण जोशी अपने घर में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। इस दौरान उनकी नजर घर की सफेद दीवार पर गई। उन्होंने देखा कि सूरज की किरणें दीवार पर पड़ रही हैं और दीवार एक परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर का काम कर रही है। इससे श्री कृष्ण जोशी को आइडिया आया कि अगर वो कुछ अच्छे रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे वो ज्यादा हीट यानी गर्मी को जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कई लेंसों को मिलाकर भानुताप यंत्र का आविष्कार किया। इस भानुताप यंत्र की बदौलत उन्होंने भोजन तक पका कर दिखाया। हालांकि 1 जनवरी को आए आइडिया से पहले भी जोशी कई बार अपने इस आविष्कार को करने की कोशिश कर चुके थे। उन्होंने पहले 2 उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंसों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन लेंसों के जरिए सूरज की किरणों को जमा कर उष्मा यानी गर्मी प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि उनकी ये कोशिश विफल रही, लेकिन असफल होने के बाद भी वो लगातार लगे रहे और आखिरकार उन्होंने भानुताप यानी हेलियोथर्म का आविष्कार कर लिया। अपने घर में रहते हुए उन्होंने इस यंत्र के जरिए छोटे मोटे प्रयोग करने शुरू कर दिए। बाद में वो इसे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए। 1901 में तब के कलकत्ता में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुआ था। इस एग्जीबिशन में इस यंत्र को पेश किया गया। श्री कृष्ण जोशी ने भानुताप से भाप का इंजन चलाकर दिखा दिया। भानुताप को 15 मार्च 1900 में सर्वप्रथम पेटेंट कराया गया और इसके बाद इसे परिष्कृत करके यानी इसमें कुछ बदलाव करके जनवरी 1903 में भारत सरकार के कार्यालय में इसे पेटेंट कराया गया। सिर्फ यही नहीं, इस यंत्र की मदद से जोशी ने इलाहाबाद में जलेबी तक तैयार कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने एक बर्तन में रखे करीब 10 पाउंड पानी को गर्म किया और एक बहुत बड़े करीब 223 वर्ग फीट कांच को पिघला दिया। इस आविष्कार के लिए उनको ईस्टर्न इंजीनियर्स ऑफ कलकत्ता की ओर से गोल्ड मेडल भी दिया गया।
भानुताप एक ऐसा आविष्कार था जिसकी चर्चा सब जगह हुई। इस प्रदर्शनी के बाद द इंडियन रिव्यू में लिखा गया, हाल ही में हुई कांग्रेस इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में जिस भारतीय आविष्कार ने सबसे अधिक ध्यान खींचा वो था भानुताप। इस यंत्र को ऊर्जा और गर्मी पैदा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके आविष्कारक अल्मोड़ा के श्री कृष्ण जोशी हैं। द इंडियन रिव्यू ने आगे लिखा, यूरोप के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक निकोलस टेस्ला काफी समय से सूर्य की रोशनी को घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमें ये जानने में संतुष्टि का अनुभव हो रहा है कि एक भारतीय ने इस दिशा में एक कदम उठाया है जो सफल रहा है। हमें बताया गया है कि इसके आविष्कारक ने एक छोटे इंजन को सूर्य की किरणों को बॉयलर पर फोकस कर चलाकर दिखाया है। द इंडियन रिव्यू ने लिखा कि हम आशा कर सकते हैं कि यदि उनका प्रयोग सफल हुआ तो यह आधुनिक समय की सबसे प्रभावी औद्योगिक उपलब्धियों में से एक होगी। इसके अलावा लखनऊ से प्रकाशित होने वाले एडवोकेट ने लिखा, पंडित श्री कृष्ण जोशी ने भानुताप में काफी सुधार किया है। उन्होंने इसके सहारे वाष्प इंजन चलाकर दिखाया और वाष्प इंजन कुछ उसी तरह से चल रहा था जैसे वो कोयला डालने पर चलता है। इन दोनों बातों का जिक्र शिरीष पांडे ने पूर्वासी के रजत जयंती अंक 2004 में किया है। सिर्फ यही नहीं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी श्री कृष्ण जोशी के इस आविष्कार को शामिल किया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि उन्होंने इलाहाबाद में रहने के दौरान इसका आविष्कार किया था। भानुताप अहमदाबाद, दिल्ली और कलकत्ता की कई प्रदर्शनियों में शामिल हुआ। उनके इस आविष्कार से दुनिया भर के वैज्ञानिक अचंभे में थे। इस आविष्कार की कई राजा महाराजाओं ने भी सराहना की। तत्कालीन पोरबंदर राज्य के दीवान मनीलाल अजीत राय ने इस यंत्र की सूचना राज्य के प्रमुख राणा भव सिंह को दी। भव सिंह ने श्री कृष्ण जोशी को विशेष आग्रह करके अपने यहाँ बुलाया और जोशी ने वहाँ 7 भानुताप बनाए। शिरीष पांडे अपने लेख में उस टिप्पणी का जिक्र भी करते हैं जो 20 दिसंबर 1902 को पोरबंदर के दीवान ने लिखी थी। दीवान ने लिखा कि अल्मोड़ा के श्री कृष्ण जोशी ने यहाँ 7 भानुताप बनाए और 6 पोरबंदर राज्य को दिए। इसके परिणाम काफी अच्छे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि भानुताप यंत्रों की मदद से 110 पाउंड पानी नवंबर में 8 घंटे में वाष्प में बदल गया। 1 पाउंड जिंक को 26 वर्ग फीट शीशे द्वारा पिघला दिया गया। भानुताप यंत्र को बनाने में श्री कृष्ण जोशी की पूरी आय लग गई। बाद में कहीं से भी कोई आर्थिक सहायता न मिलने की वजह से उन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया। खैर, अगर जोशी को उस समय भानुताप को और बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए मदद मिल गई होती तो शायद आज उनका ये यंत्र घर घर में किसी न किसी रूप में काम कर रहा होता और श्री कृष्ण जोशी का नाम हर कोई जानता। खैर, भानुताप के अलावा श्री कृष्ण जोशी ने कई आविष्कार किए थे। उन्होंने एक विशेष प्रकार का लैंप तैयार किया था। ललित कुमार वर्मा अपनी किताब उत्तराखंड की वैज्ञानिक विभूतियों में लिखते हैं कि जोशी के आविष्कार हेडलाइन बनाया करते थे। कई बड़े अखबार जैसे ट्रिब्यून, इंडियन मिरर में उनके आविष्कार को लेकर खबरें छापी गई। उन्होंने एक वक्त में कताई बुनाई का काम शुरू कर दिया था और इस दौरान उन्होंने एक चरखे का आविष्कार किया। इस चरखे को 1934 में बागेश्वर में आयोजित स्वदेशी प्रदर्शनी में कुमाऊं के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहन जोशी ने श्री कृष्ण चरखा नाम दिया था। उन्होंने एक ऐसी योजना भी तैयार की थी जिसकी मदद से कोसी नदी से बिजली उत्पादित कर अल्मोड़ा नगर में बिजली पानी पहुंचाई जा सकती थी। इसी योजना के तहत हवालबाग में एक ऊनी कारखाना स्थापित कर नागरिकों को रोजगार देने का प्रस्ताव भी पारित था, लेकिन इसके लिए तत्कालीन अंग्रेज शासन और नगर पालिका ने आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया। इस योजना को खरीदने के लिए बंबई के करोड़पति भी आए, लेकिन पंडित श्री कृष्ण जोशी ने इस वैज्ञानिक शोध को बेचने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो पहाड़ को कूलियों का देश नहीं बनने देंगे। इस चरखे के आविष्कार के लिए उन्हें ईस्टर्न इंजीनियर्स ऑफ कलकत्ता की ओर से चांदी का एक कप भी दिया गया। श्री कृष्ण जोशी का जन्म 19वीं सदी के 5वें दशक में अल्मोड़ा के
ट्यूनरा गांव में हुआ। जहां उत्तराखंड की वैज्ञानिक विभूतियों में उनका जन्म स्थान ट्यूनरा बताया गया है, वहीं शिरीष पांडे अपने आलेख में बताते हैं कि इनका जन्म मोहल्ला मकीरी में हुआ था। श्री कृष्ण रामकृष्ण जोशी के चौथे पुत्र थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई देवीदत्त जोशी को कुमाऊं में गेय पद्धति पर आधारित रामलीला शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। गेय पद्धति का मतलब गायन पद्धति से है। देवीदत्त जोशी कुमाऊं के पहले डिप्टी कलेक्टर भी रहे थे। यहाँ ये भी बता दें कि श्री कृष्ण जोशी एक वैज्ञानिक होने के साथ ही शास्त्रीय संगीत के अच्छे ज्ञाता भी थे। वो अक्सर अपने भाई देवीदत्त के साथ इसका रियाज किया करते थे। जोशी की शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। हालांकि इंटर पास करने के बाद वो वाराणसी आ गए। यहाँ उन्होंने माल विभाग में नौकरी शुरू की। वह पहाड़ भी लगातार आते रहते थे, कभी काम के सिलसिले में तो कभी अपनी खुद मिटाने। सरकारी नौकरी से उन्होंने जल्द अवकाश ले लिया और उन्होंने कढ़ाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने चरखे का आविष्कार किया था। श्री कृष्ण जोशी ने जिस तरह के आविष्कार किए थे, उनको देखकर यह माना जाता है कि उन्हें शोध और आविष्कार को अगर उस समय विदेशी हुकूमत ने मान्यता दे दी होती तो वो नोबेल पुरस्कार के हकदार होते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि श्री कृष्ण जोशी के देश के प्रति प्रेम ने ऐसा होने नहीं दिया। दरअसल उन्होंने कभी भी अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया। वो हमेशा से ब्रिटिश अत्याचार और कूली बेगार जैसी प्रथाओं के विरोध में खड़े रहे। उन्होंने अंग्रेजों और कूली बेगार जैसी प्रथाओं के खिलाफ खुलकर लेख लिखे थे। मॉडर्न रिव्यू में श्री कृष्ण जोशी के एक लेख से तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर हिवेट अपना आपा ही खो बैठे। श्री कृष्ण जोशी आखिरी समय तक ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर विरोधी रहे और यही वजह रही कि कई महत्वपूर्ण आविष्कार करने के बाद भी उन्हें वो मदद और प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। उनके कई महत्वपूर्ण आविष्कार इसलिए अटक गए क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उनके राष्ट्रवादी होने की वजह से उन्हें कोई भी मदद मुहैया नहीं करवाई। और 5 जून 1924 को अल्मोड़ा में श्री कृष्ण जोशी का देहांत हो गया। और इस तरह उत्तराखंड का वो वैज्ञानिक जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन टेस्ला से पहले एक अहम आविष्कार किया था, उसे भुला दिया गया। यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार को भी उनकी याद नहीं है और आज इनका जिक्र इक्के दुक्के आर्टिकल और किताबों में ही मिलता है। श्री कृष्ण जोशी की मृत्यु पर कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे ने उनकी इस स्थिति को खूब बयां किया था। उन्होंने लिखा, ये परमात्मा की गलती थी कि उनका जन्म पराधीन देश में हुआ। पराधीन देश में जन्म लेकर भी उन्होंने नाम और यश कमाया। अगर वो स्वतंत्र देश में पैदा होते तो न मालूम क्या कर देते। श्री कृष्ण जोशी ने अपने जीवन काल में जो संभव हुआ वो इंसानों की बेहतरी और देश और दुनिया के हित में किया। उन्हें याद रखना या भुला देना ये अब हम पर निर्भर करता है। खैर, श्री कृष्ण जोशी जी की जब बात हो रही है उत्तराखंड के वैज्ञानिकों की, तो एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक हुए नीलांबर पंत। उत्तराखंड के पहले पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक नीलांबर पंत की कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में और आप कह उठेंगे कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं थी। बस इन प्रतिभाओं को न सरकार याद रखती है और ना ही उत्तराखंड राज्य के लोगों को याद दिलाया जाता है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपको ये वैज्ञानिक याद रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी जानकारी आपको इनके बारे में पता है या इनकी तरह किसी और वैज्ञानिक के बारे में पता है जो उत्तराखंड का है, क्योंकि सरकारी काम नहीं करने वाली काम आपको और हमको करना है। नमस्कार।